क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, इकोसिस्टम में हम आज आगे बढ़ेंगे। तो आज लेक्चर नंबर 7 में, जो कि लास्ट लेक्चर है इकोसिस्टम का, उसमें हम देखेंगे बेटा कि बायो जियोकेमिकल साइकिल्स का मतलब क्या होता है, कार्बन साइकिल क्या होती है, फास्फोरस साइकिल क्या होती है, सल्फर साइकिल क्या होती है, नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, इकोसिस्टम सर्विसेज का क्या मतलब है। तो आज का लेक्चर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लेक्चर में से बेटा एक है, क्योंकि हर लेक्चर जो है वो एक माइलस्टोन होता है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं बेटा, क्योंकि हम एनसीईआरटी का एक बड़ा हिस्सा उसमें कवर करते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर। और खूब सारे बेटा एमसीक्यू लगाइए उसके ऊपर। और अभी हाल ही में मैं जो आपको जो है वो डीपीएस में कुछ क्वेश्चन आपको और दूंगा बेटा। और मैंने पहले भी, कई बच्चों को लगता है सर चैप्टर चल रहा होता है, कई बार डीपीएस जो है वो पुराने चैप्टर का आता है, तो वो रिवीजन के लिए जरूरी होता है बेटा, ठीक है ना। तो पुराने चैप्टर के भी डीपीएस में देता हूं आपको, और जो करंट चैप्टर चल रहा है उसके डीपीएस भी आपको मिलेंगे बेटा, ठीक है। आपको खूब सारे एमसीक्यू लगाना। हमारा लक्ष्य ये है कि हम हजारों क्वेश्चन लगा चुके होना चाहिए एग्जाम के पहले, ताकि हम एग्जाम में फोड़ कराएं। तो चलिए, तो पिछली क्लास में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन किए थे, तो उन क्वेश्चन के हम एक बार सॉल्यूशन आंसर देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये है, जो मैंने पिछली क्लास में किया था। फॉर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनर्जी कैप्चर्ड इज। तो इस क्वेश्चन में कई बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि वो इंसिडेंट रेडिएशन, और जैसे लिखा है इंसिडेंट रेडिएशन लिखा है बेटा, दूसरा है पार, ठीक है। पार का मतलब क्या होता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिवेटेड रेडिएशन के। पार का मतलब होता है ये वो रेडिएशन होता है जिसका इस्तेमाल जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जिसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, क्लियर। इंसिडेंट रेडिएशन मतलब टोटल जो सोलर रेडिएशन आता है उसमें से एक स्पेक्ट्रम जो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर होता है, उसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिवली एक्टिवेटेड रेडिएशन कहते हैं उसको। हम के एंगस्ट्रॉम में बोले तो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम बेटा, ठीक है। यही विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। यही वो स्पेक्ट्रम होता है जिसका इस्तेमाल जो है वो फोटोसिंथेसिस में किया जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा, जितना भी सोलर रेडिएशन धरती पर आता है उसका 1% से भी कम, लेस देन 1%, 1% से कम इंसिडेंट रेडिएशन का इस्तेमाल प्लांट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल, ठीक है। 4 लिखा है, 5 लिखा है। 1% से कम टोटल इंसिडेंट रेडिएशन का इस्तेमाल प्लांट कर पाते हैं, ठीक है। फिर फोटोसिंथेटिकली एक्टिवेटेड रेडिएशन जो होता है उसका इस्तेमाल प्लांट करते हैं 2 to 5%। तो सही आंसर इसका है बेटा वो है 2 to 5%। लेकिन यदि ऑप्शन में ये ना दे रखा हो तो ये भी आप आंसर लगा सकते हैं। अब चूंकि यहां पे बड़े क्लोज ऑप्शन दिए गए हैं, इसलिए हमको 2 to 5% इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। और यही ऑल इंडिया पीएमटी में पूछा गया क्वेश्चन है, और यही आंसर की में दे रखा है बेटा, ठीक है, क्लियर। तो कई बुक्स में आपको आंसर 2 to 10% मिलेगा, तो वो आंसर तब लगाना है जब आपको ये वाला ऑप्शन ना दे रखा हो, तो आपको डी चौथा ऑप्शन लगा देने का। अदरवाइज बेस्ट आंसर इज 2 to 5%, क्योंकि एक्सेप्शंस को काउंट ना करें तो मोस्टली प्लान में 2 to 5% होता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट। ए से डी तक स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको ट्रू और फॉल्स बतलाना है, ठीक है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाइंग द डिफरेंट लेवल्स इन ए कम्युनिटी इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। बिल्कुल सही है। आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर, टेम्परेट फॉरेस्ट के अंदर आपको स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो देखने मिलता है। सबसे बेहतर स्ट्रेटिफिकेशन हमको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में देखने मिलता है। तो एक से ट्री होता है, ट्री के बाद जो हम कहते हैं कि जो है वो शर्ब होती है, हर्ब होती है, अंडर ट्री, अंडर ट्री, हर्ब, शर्ब और हर्ब के यानी शाकी पौधे, झाड़ियां होती, छोटे वृक्ष होते हैं, बड़े वृक्ष होते हैं, ये स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। फिर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉसेस इज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उल्टा फॉर्मूला लिखा है बेटा, पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू हो गया। एक्चुअली जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन देन एनपीपी आता है। यहां पर उन्होंने क्या किया, एनपीपी में से रेस्पिरेटरी फूड को घटाया है, तो वो जीपीपी नहीं आएगा, गलत है, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। फिर रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। नहीं भैया, बायोमास प्रोडक्शन के रेट को हम डिकम्पोजिशन नहीं कहते हैं। अगेन दिस इज
फॉल्स। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना, और इसके लिए डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म जो है वो काम करते हैं। तो डिकम्पोजिशन इज नॉट द रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन। बायोमास फॉर्मेशन का रेट जो है वो उसे हम प्रोडक्टिविटी से एक्सप्रेस करते हैं, उसे हम उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। फिर एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ ओशन इज 55 बिलियन टन, ये बिल्कुल सही है बेटा। यानी कुल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो महासागरों में होती है वो 55 बिलियन टन के आसपास होती है, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा जगह पे TFFT दे रखा है, TFFT। आंसर 3 इज करेक्ट आंसर, क्या आंसर 3 इज द करेक्ट आंसर, है ना, ठीक है। बताइएगा जरूर कितने उन्होंने सही किया आप में से, ठीक है। चलिए फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इन द गिवन फूड वेब एज एक्ट एज सेकेंडरी कंज्यूमर, कौन सा ऑर्गेनिज्म है वो सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर बोले तो T3 की बात करें, T1 इज प्रोड्यूसर, T2 इज प्राइमरी कंज्यूमर, T3 इज सेकेंडरी कंज्यूमर। ऐसा जो एनिमल को खा रहा है, देखो ग्रास होपर प्लांट खा रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर, रैबिट प्लांट खा रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर, माउस प्लांट खा रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर, क्या क्लियर, ठीक है। डिकम्पोजर माइक्रो कंज्यूमर में होते हैं बेटा, तो ये भी हमने कहा ये सेकेंडरी कंज्यूमर में नहीं आते हैं। अब क्या बचा बताओ, बचा यहां पे क्या, यहां पे बचा है आपका लिजार्ड और स्नैक, ठीक है। ये सेकेंडरी कंज्यूमर T3 है, और T4 कौन है, हॉक, जो बाज है वो क्या है, वो है T4 है। तो आंसर क्या आएगा, C और F का रखा, आंसर इज 3, ठीक है ना, क्लियर। हॉक क्या है बेटा, हॉक है T4, टर्सरी कंज्यूमर है हॉक, टॉप कार्निवोर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच काइंड ऑफ पिरामिड इज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन डायग्राम। कई बच्चों ने क्या देखा, नंबर देखा 21, 4, उन्होंने पिरामिड ऑफ नंबर आंसर लगा दिया, जो कि गलत आंसर है। कारण यह है बेटा, ट्री इकोसिस्टम में एक ट्री होता है, ध्यान देना, ट्री इकोसिस्टम, फॉरेस्ट नहीं बोला उसने, ट्री इकोसिस्टम में नंबर का यदि पिरामिड होता है तो ट्री केवल एक होता है। यहां पे 4 दे रखा है, तो यह आंसर तो नहीं होगा, ठीक है। फिर पिरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास का पिरामिड ट्री इकोसिस्टम में सीधा होता है, क्योंकि ट्री का बायोमास सबसे अधिक होता है, तो यह भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि उल्टा पिरामिड दिख रहा है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, यही सही आंसर है। एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो बायोमास का पिरामिड होता है वो इन्वर्टेड होता है, दैट इज द राइट आंसर। और एनर्जी का पिरामिड हमेशा क्या होता है, हमेशा अपराइट या सीधा होता है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। तो आपने ध्यान से देखा इसको, क्योंकि देखिए आपने क्या गलती किया, आपने पिरामिड ऑफ नंबर लगा दिया, क्योंकि आपने, जबकि ट्री इकोसिस्टम में केवल एक ट्री होता है, शुरुआत उसकी ट्री बोला ना, तो एक ट्री की बात है, तो नंबर में ट्री एक रहेगा, उसके ऊपर फिर जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर देन सेकेंडरी कंज्यूमर रहेंगे, ठीक है ना। तो आंसर आ गया इसका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 20 जूल एनर्जी इज अवेलेबल एट प्रोड्यूसर लेवल देन हाउ मच एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड टू द लॉयन इन अ फूड चेन। प्रोड्यूसर के पास 20 जूल है, इसका 10%, लिंडमांस 10% लॉ, मतलब 2 जूल किसके पास होगा, हिरण के पास होगा, उसका 10% 0.2 जूल लॉयन के पास आएगा। आंसर आ गया ये, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द लिंडमांस 10% लॉ, ठीक है ना बेटा, है ना, ठीक है। तो बेस्ट देखो, तो अभी आप में से आप बताना जरूर मेरे को कमेंट में, क्योंकि देखिए जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है, ठीक है। क्योंकि देखिए कई बच्चे बोलते हैं कि सर आप जो है वो आप बायोमेंटर्स में लाइव क्लासेस क्यों नहीं लेते हैं, आप तो लाइव रोज आप फ्रेश रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अक्सर आपके कुछ असाइन भी कर रहे हैं, तो आप तो उसको लाइव क्लास क्यों नहीं लेते हैं आपके। उसके पीछे कारण है बेटा कि हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे इंटर एरिया में हैं, गाँव में हैं, कई जगह पर इंटरनेट का बहुत इश्यू है, तो हम बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं चाहते, इसलिए हम लाइव क्लास जनरली नहीं लेते, हम शेड्यूल्ड क्लास लेते हैं। एक दिन पहले रिकॉर्डिंग करते हैं, अमर सर जो है तो वो सब जो है, वैसे मैंने आपसे पिछली क्लास में कहा था भैया पूछूंगा क्वेश्चन, आपको आपके नाम बताऊंगा, लेकिन अभी तक लेक्चर आपका रिलीज नहीं हुआ है। जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं वो रिलीज होगा 1-2 घंटे के बाद, ठीक है। तो अभी टाइम पूछना चाहते हैं आप, तो 12 बज रहा है, करेक्ट इस समय 12 बज रहा है, और तारीख है 3 फरवरी जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कल जब आप लेक्चर आपका लेक्चर भी इसका इकोसिस्टम का रिलीज नहीं हुआ, तो इसलिए मैं आपका नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आप बताना जरूर कमेंट में लेक्चर देखने के बाद ये वाला लेक्चर देखने के बाद कि आप में से कितने लोगों ने सारे क्वेश्चन सही किए थे, ठीक है ना बेटा, ईमानदारी से बतलाना, ठीक है। तो चलो, तो आज लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, आज हम देखेंगे बेटा बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को देखेंगे, हम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की बात करेंगे, रोल ऑफ डिकम्पोजर को भी यहां पर हम रिकंसीडर करेंगे, एक बार देखेंगे हम, ठीक है। और खूब सारे क्वेश्चन लगाना, और देखिए अभी जैसे ही आपका कोर्स पूरा होगा बेटा, देखिए 12th वाला पोर्शन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग
ऑलमोस्ट खत्म होने पे आ चुका है, और जैसे ही एक पूरा होगा आपका तो आपके कुछ 4 टॉपिक मिला के मैं आपके टेस्ट लूंगा आपके, ठीक है। और ये टेस्ट आपके चलते रहेंगे एग्जाम तक, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं आपको इतने बार क्वेश्चन लगाऊंगा, इतने क्वेश्चन लगवाऊंगा कि आप एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन नया नहीं लगेगा, आप फोड़ के आएंगे एग्जाम में, ठीक है। ये मेरा प्रॉमिस है। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दूंगा, और हर क्वेश्चन से आप जो है वो आगे बढ़ेंगे। और मेरे को इस बार क्या चाहिए, AIR 1 चाहिए, उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। तो मैं जाता हूं और मैं आता हूं। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और बेटा हम पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम, मतलब इकोलॉजी में हमने चैप्टर नंबर 1 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन अच्छे से तैयार किया। हमने एक एक कॉन्सेप्ट को हमने बड़े ध्यान से समझा पढ़ा हमने के। फिर इकोसिस्टम में पिछली क्लास में हमने देखा था कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, क्या मतलब होता है शीरल कम्युनिटी का, क्या मतलब होता है पायोनियर कम्युनिटी का, क्या मतलब होता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी का, हमने उसको देखा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर सकता हूं क्या? चलिए पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, उसके बाद हम जो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज का जो लेक्चर है इकोसिस्टम का वो लास्ट लेक्चर है, ठीक है। और ऑलमोस्ट जो है हम सिलेबस के एंड में पहुंच चुके हैं, और ऑलमोस्ट जो है वो अब क्या बचता है इसके बाद, केवल आपका बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंटल इश्यूज, ठीक है। छोटे छोटे चैप्टर हैं जिनको हम अच्छे से एनसीईआरटी से अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि कुछ थोड़े रिसेंट कॉन्सेप्ट वहां पर पूछे जाते हैं, वो भी हमें दिमाग में रखना है, ठीक है। लेकिन जो मेजर 2 चैप्टर थे वो हमने कवर कर लिए। तो आज के लेक्चर के में के पहले आपको मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देना है, आपको बताना है व्हाट इज द पायोनियर कम्युनिटी, व्हाट इज द पायोनियर कम्युनिटी इन जिरार्क या जीरो शेयर, ठीक है। जिरार्क या जीरो शेयर में पायोनियर कम्युनिटी क्या होती है, ठीक है। व्हाट इज द पायोनियर कम्युनिटी, पायोनियर कम्युनिटी इन जीरो शेयर और जिरार्क के आपको बताना है। हाइडार्क में या हाइड्रोशेयर में पायोनियर कम्युनिटी क्या होती है, व्हाट इज द पायोनियर कम्युनिटी इन हाइडार्क या हाइड्रोशेयर, ठीक है। आपको बताना है बेटा, ठीक है। आपको एक प्रश्न का और उत्तर देना है, आपको बताना है कि जो मीजोफिटिक प्लांट्स होते हैं, जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है, उसमें उसकी वाटर की रिक्वायरमेंट किस तरह की होती है, वो मोर वाटर रिक्वायर्ड होता है या लेस वाटर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। आपको बताना है जो मीजोफिटिक प्लांट होते हैं या जो हम बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है, इसको मेजिक कम्युनिटी भी बोलते हैं, MESIC, तो उसकी वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है, हायर साइड होती है, लोअर साइड होती है या मॉडरेट वाटर रिक्वायरमेंट होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। समझ में आ रहा प्रश्न क्या पूछा मैंने आपसे, ठीक है। चलिए एक पुराना प्रश्न पूछ लूं आपसे मैं, चलो उसका भी उत्तर दो मेरे को। बताइए आप मेरे को कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज द एमेंसिलिज्म, के एमेंसिलिज्म किस प्रकार का संबंध होता है। बायोलॉजिकल इंटरेक्शन का क्वेश्चन है ये, बताना आपको कि एमेंसिलिज्म किस प्रकार का संबंध होता है, ये आप बताएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लौट के वापस आते हैं यहाँ पे। तो अब देखो बेटा एक बात ध्यान रखिए कि हम इतना जानते हैं कि इस प्रकृति में हमें मालूम है कि मैंने आपसे कहा था कि इस पूरे के पूरे फिजिकल इन्वायरमेंट को समझा हमने, अर्थ के बारे में हमने बात किया। तो मैंने आपसे कहा था कि हमारी जो अर्थ है वो एनर्जी के लिए एक ओपन सिस्टम है, ऊर्जा को लगातार सन से लेना पड़ता है, ठीक है। और अर्थ इज ए क्लोज सिस्टम फॉर द मटेरियल, ठीक है। और कोई भी इकोसिस्टम जो होता है या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो इकोसिस्टम में अपना रोल प्ले कर रहा है, उसके पास 2 ही काम होते हैं, एक होता है फ्लो ऑफ एनर्जी, दूसरा होता है साइकिलिंग ऑफ मटेरियल, के। इस पूरे इकोसिस्टम में 2 ही फंक्शन चल रहे हैं, एक है ऊर्जा का प्रवाह फ्लो ऑफ एनर्जी, दूसरा है साइकिलिंग ऑफ मटेरियल्स, ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि देखिए लिटर का मतलब क्या, लिटर मतलब जो अवशिष्ट पदार्थ हैं कि जो सड़े गले पदार्थ हैं जो जीवों के मरने पर बनते हैं। तो बायोमास जो है, मैंने क्या कहा आपसे बेटा, जो लिविंग कंटेंट है बायोमास बोला, इनके मरने पर क्या बनता है, डेट्रिटस बनता है, लिटर बनता है। और वो लिटर जो है जब वो डिकम्पोज होता है तो उससे सॉइल बनती है, तो सॉइल का फॉर्मेशन जो है वो काफी हद तक जो है वो डिकम्पोजिशन के साथ में जुड़ा हुआ है। याद होगा आपको, हमने डेट्रीबोर्ड्स के बारे में पढ़ा था, हमने कहा था डेट्रीबोर्ड्स होते हैं डिग्रेडेशन करते हैं, ठीक है। ह्यूमस का फॉर्मेशन ह्यूमिफिकेशन की बात की थी हमने, फिर मिनरलाइजेशन की बात
बात की थी हमने। तो सॉइल का जो फॉर्मेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है इकोसिस्टम में। और हमने ये भी देखा था प्लांट सक्सेशन में कि सॉइल, मिट्टी बनने के आधार पे, सॉइल फॉर्मेशन के आधार पर कम्युनिटी एक दूसरे को रिप्लेस करती हुई आगे बढ़ती है, याद है? ठीक है। अब देखिए, प्रकृति में हमेशा कहते हैं ना, एक बड़ी सिंपल सी कहावत है जो हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मिट्टी का मनुष्य एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। किस बात का हमें घमंड है, किस बात का हम गुमान करते हैं, जबकि हम जो है इस पूरे के पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में केवल एक टाइम फ्रेम लेके आए होते हैं, हमें उस टाइम फ्रेम में जीना होता है। तो बात ये कि ये अर्थ आज के पहले भी थी और आज के बाद भी रहेगी कि एवरीथिंग जो भी हमारी बॉडी के अंदर है वो केमिकल इसी मिट्टी से आए हुए केमिकल है, और व्यक्ति की मृत्यु के बाद में वो वापस मिट्टी में जाकर मिल जाते हैं। ऐसा केवल मनुष्य के लिए नहीं, सारे एनिमल्स के लिए सत्य है ये चीज के। क्लियर? आप देख रहे हैं फॉर एग्जांपल हम नाइट्रोजन की बात करें यहां पे, तो हमें इतना मालूम है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो है वो तकरीबन 79% के आसपास नाइट्रोजन प्रेजेंट है। लेकिन वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है वो हरे पौधों के किसी काम की नहीं होती है, एंड ग्रीन प्लांट्स कैन नॉट यूज दैट नाइट्रोजन। उस नाइट्रोजन का केवल इतना भर फंक्शन होता है कि वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन की जो वोलेटाइल नेचर है, ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन का हाईली इनफ्लेमेबल नेचर होता है, ऑक्सीजन जो है तेजी से जल जाती है। तो ऑक्सीजन के जो इनफ्लेमेबल नेचर को वो कंट्रोल में रखती है नाइट्रोजन। यदि नाइट्रोजन को आप हटा के 100% ऑक्सीजन कर दोगे ना, तो आपने एक माचिस की तिली को जलाया तो बड़ा विस्फोट हो जाएगा उतने में। ठीक है, समझ गए बात को? यानी जो नाइट्रोजन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फिजिकल प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ग्रीन प्लांट के लिए किसी काम की नहीं है। तो क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं मिट्टी के अंदर वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोलते हैं इनको, डाई एजोट्रॉफिक बैक्टीरिया बोलते हैं इनको। ठीक है, फिर इसी प्रकार कुछ जो है वो कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, कुछ एल्गी होती है, ब्लू एल्गी होती है, वो भी नाइट्रोजन फिक्शन में रोल प्ले करती है। कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना, जो नाइट्रोजन फिक्स करने में रोल प्ले करते हैं, जो नाइट्राइट को जो है वो जो कि नाइट्रोजन फिक्स करने में रोल प्ले करते हैं। असल में होता क्या है बेटा कि आप देखें मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं और वो उसे नाइट्रेट के और अमोनियम आयन के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। और यही अमोनियम आयन का जो फॉर्म होता है बेटा, इसको जो है वो इस पर हमने इसको जो है वो अमोनियम आयन के फॉर्म पर जो है वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी काम करते हैं, इसे नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। तो फाइनली क्या होता है कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं, अमोनियम आयन का इस्तेमाल करते हैं, और ये वो फॉर्म होते हैं नाइट्रोजन जिसे पौधा यूज करता है, और इस नाइट्रोजन का इस्तेमाल करता है वो प्रोटीन बनाने के लिए, अपनी सेल को ग्रो करने के लिए। ठीक है, उसे दूसरे एनिमल खाते हैं। तो वास्तव में देयर इज अ साइकिल, यानी पूरा का पूरा नाइट्रोजन कहीं जाता नहीं है। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा रिजर्वायर, नाइट्रोजन का सबसे बड़ा संग्रह कहां पर है, वो एटमॉस्फेयर में। देयर इज अ रिजर्वायर के हमेशा याद रखना कि कोई भी न्यूट्रिएंट साइकिल में एक होता है रिजर्वायर जगह जहां पर बड़ी मात्रा में वो प्रेजेंट होता है। तो नाइट्रोजन एक एटमॉस्फेरिक साइकिल है जिसमें कि उसका बड़ा कंपोनेंट एटमॉस्फेयर में सुरक्षित है, और कुछ नाइट्रोजन जो है हमारे सब जीव की बुस्सी करती है। आप प्रोटीन रिच डाइट खाते हैं, ठीक है, प्रोटीन वाली डाइट खाते हैं, तो प्रोटीन वाली डाइट क्या होती है, वो वास्तव में नाइट्रोजन कंटेनिंग मटेरियल होते हैं। भाई देखिए, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:2:1 में रहेगा तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा, कार्बन का अधिक होगा, ऑक्सीजन कम होगा, और साथ में हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा तो फैट बनेगा। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा तो प्रोटीन बनेगा। याद है? तो कुल मिलाकर बात ये कि ये हमने देखा कि नाइट्रोजन साइकिल मतलब ये है कि किस प्रकार से वापस अब जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रेट को वापस से एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बकायदा नाइट्रोजन का अपना एक चक्र चलता रहता है, रुकता कहीं नहीं है, ये लगातार चलता रहता है चक्र ये। ठीक है, क्लियर? ऐसे हम कार्बन की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि जो CO2 साइकिल है वो भी ऐसी है कि ग्रीन प्लांट जो होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, उससे वो शुगर बनाते हैं, फूड बनाते हैं और उस फूड को एनिमल खाते हैं, उसका इस्तेमाल सेलुलर रेस्पिरेशन में करते हैं और रेस्पिरेशन में CO2 को बाहर रिलीज करते हैं। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरी दुनिया इस बात को लेकर टेंशन में रहती है कि भाई ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही है, एटमॉस्फेयर में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है और ये खतरे की निशानी। क्या किया हमने, देखिए पिछले कई सौ वर्षों में हमने ये काम किया हमने और ये देखिए कई सौ वर्ष में हम ऐसा बोले कि 200-300 वर्ष ही रहे होंगे कि जब हमने पेट्रोलियम ये सब इस्तेमाल करना शुरू किया। हमने जमीनों में हमने क्या किया, गहरी खुदाई की, हमने कोयला निकाला। ये थोड़ा और पुरानी घटना है, कोयला निकाला, हमने कोयला निकाला, हमने कोल को निकाला, कोल डिपॉजिट्स पता किए, कोयले को निकाला और उसको जलाना शुरू किया हमने। भाई कोयला कहां था, जमीन के अंदर कार्बन को स्टोर करके रखा हुआ था कोयले में, ठीक है, प्रेजेंट था। और के
वो जब पुराने जमाने में कभी टेरिडोफाइटा प्लांट रहे होंगे, वो डिस्ट्रॉय हुए होंगे, दब गए जमीन के अंदर, कोयले में कन्वर्ट हो गए, कुछ जिम्नोस्पर्म भी कोयले में कन्वर्ट हो गए। कोल कैसे बनता है? जब जो कोई प्लांट जो है अंदर जमा हो जाता है, उसके ऊपर अंदर जो है वो दब जाता है और फिर धीमे धीमे वो डिस्ट्रॉय होता है, डिकम्पोज होता है, देन वो कोल में कन्वर्ट हो जाता है हाई प्रेशर के कारण। तो हुआ क्या कि जैसे भी अब हमें मतलब ये कि कोयला निकाला, जला दिया, कोयला निकाल के जलाओगे तो CO2 वायुमंडल में चला गया, पेट्रोलियम निकाला, जला दिया, CO2 वायुमंडल में चला गया। तो एक्चुअली में जितना हम फॉसिल फ्यूल जितना, अब फॉसिल फ्यूल को फॉसिल फ्यूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फॉसिल है। जितना कोयला निकालते हो वो पेड़ों के पुराने फॉसिल हैं और जिनको जला रहे हो आपके। तो कोल जो होता है, कोई इस तरह के जो फ्यूल होते हैं, फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम, ये सब क्या, ये सब फॉसिल्स हैं के। तो ये जो फॉसिल फ्यूल है, इसको जलाने पर हम CO2 को बाहर रिलीज कर रहे हैं, इसलिए लेवल उसका बढ़ रहा होता है। लेकिन प्रकृति में आप देखिए, आपने कुछ भी खाने में खाया हो आज, लेकिन आपने खाया वास्तव में कार्बन है। आपने चाहे कार्बोहाइड्रेट खाया हो, चाहे प्रोटीन खाया हो, चाहे फैट खाया हो, आपकी बॉडी में कार्बन जो है वो प्रेजेंट है और आपके फूड में भी कार्बन प्रेजेंट है। ठीक, तो इसका मतलब यह हुआ कि कार्बन हमारे दैनिक रूटीन में बड़ा गहराई से जुड़ा हुआ है। तो कार्बन साइकिल आप देख रहे हैं, एनिमल रेस्पिरेशन, प्लांट रेस्पिरेशन, वेस्ट के, तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कार्बन का भी अपना एक चक्र लगातार चल रहा होता है। ठीक है, इसका मतलब ये कि देयर आर न्यूट्रिएंट्स जिनका लगातार साइकिलिंग प्रकृति में होता रहता है। तो चलिए अब एनसीईआरटी में क्या लिखा देख लेते हैं इसको। ऑर्गेनिज्म नीड ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट टू ग्रोथ के, जीवित जीवों को जो है अपनी वृद्धि करने के लिए, अपनी ग्रोथ करने के लिए उन्हें कांस्टेंट न्यूट्रिएंट सप्लाई चाहिए पड़ती है। भाई हमें रोज में हमें कुछ ना कुछ मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है, कुछ ना कुछ फूड की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें ही सेल्स को बनाए रखने के लिए हमें वो चाहिए होता है। ठीक है, और ग्रोथ करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, देखिए अब एक बात मैंने आपको और बताया था, मैंने आपसे कहा था कि इकोसिस्टम में किसी भी जो है वो ट्रॉफिक लेवल, इकोसिस्टम में किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर प्रेजेंट जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट की जो मात्रा होती है उसे क्या बोलते हैं? हम स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। ठीक है, क्लियर, उसे स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। ठीक है, और स्टैंडिंग का तो हम जानते हैं बायोमास वाला होता है। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, और भी इसके अलावा बेटा, इसके अलावा हम बात करते हैं जो है वो इवन मैग्नीशियम होता है, मैग्नीज होता है, आयरन होता है, सब शामिल के। माइक्रो और मैक्रो दो प्रकार के न्यूट्रिएंट होते हैं, पढ़ा हुआ है हमने ऑलरेडी के। जो भी सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं गिवन टाइम में, वो उस जगह का स्टैंडिंग स्टेट कहलाते हैं। ठीक है, स्टैंडिंग स्टेट जो है क्या होता है, ये एक इकोसिस्टम में एक दिए गए टाइम में प्रेजेंट इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट की मात्रा होती है। और ये इट वेरीज इन डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम एंड डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम एंड आल्सो ऑन द सीजनल बेसिस। ठीक है, जो भी सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट है बेटा, इनकी जो मात्रा है, इनका जो अमाउंट है, वो अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग हो सकता है और टाइम पर भी डिपेंड करता है कि मौसम, सीजनल वेरिएशन पर भी ये अफेक्ट को भी से भी ये प्रभावित होता है, क्योंकि सॉइल की क्वालिटी उससे अफेक्ट होती है। ठीक है, न्यूट्रिएंट नेवर लॉस्ट फ्रॉम द इकोसिस्टम आर रिसाइकल्ड अगेन इनडेफिनिटली। के याद रखिए, अवर अर्थ इज ए क्लोज सिस्टम फॉर द न्यूट्रिएंट, मटेरियल के लिए हमारी पृथ्वी जो है वो एक क्लोज सिस्टम है, तो कुछ भी लॉस्ट होता है। हम बोलते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि वाटर का लॉस हो गया, पानी खत्म, अरे वाटर लॉस, एक्चुअली क्या होता है, जो आपका ड्रिंकिंग वाटर है, जो फ्रेश वाटर है, उसको हम बड़े पैमाने पे कंज्यूम कर रहे हैं, वो ड्रिंकिंग वाटर फाइनली समुद्र में जाके मिल रहा है। तो वाटर कहीं नहीं गया, वाटर तो अर्थ का अर्थ पे ही प्रेजेंट है, वो केवल वो साइकिलिंग, हम बोलते हैं पानी की कमी है, मतलब ये कि वो जो फ्रेश वाटर चाहिए हमको जितनी रिक्वायरमेंट उससे कम मिल पा रहा है, तो हम पानी की कमी बोलते हैं। असल में कोई भी न्यूट्रिएंट इस पृथ्वी पर जो है उसका लॉस नहीं होता, वो किसी न किसी फॉर्म में प्रेजेंट रहता है वो। ठीक है, the movement of nutrient element through the various components of an ecosystem is called nutrient cycling। के अब जैसे मैंने वाटर कहा आपसे, तो वाटर इज नॉट ए न्यूट्रिएंट, वाटर इज ए हाइड्रोजन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन को आप सेपरेट न्यूट्रिएंट मान सकते हैं, ऑक्सीजन को आप सेपरेट न्यूट्रिएंट मान सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपसे कि जो है हमारे इकोसिस्टम में, हमारी अर्थ पर जो भी न्यूट्रिएंट एलिमेंट होते हैं, उनके जो वेरियस कंपोनेंट होते हैं, उनका जो मूवमेंट है कि वो कहां से कहां, मतलब जैसे मैंने कहा आपसे कि जो CO2 था उसको ग्रीन प्लांट ने लिया, फोटोसिंथेसिस किया, फूड बन गया, फूड बना, उस फूड को एनिमल ने खाया, एनिमल ने रेस्पिरेशन में भाग लिया, उस फूड को रेस्पिरेशन किया उससे उन्होंने, और कुछ मात्रा में CO2 को उन्होंने बाहर जो है वो रिलीज कर दिया, कार्बन को रिलीज कर दिया। एक्चुअली में क्या हुआ कि आप देखेंगे कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल उसमें 6 कार्बन थे, है ना बेटा,
C6H12 हो सके, और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब रेस्पिरेशन में आता है तो 6 CO2 वो बाहर निकालता है, तो कार्बन जो अंदर आया था कार्बन बाहर निकल गया। वो फिर आप बोलोगे सब कार्बन अंदर आया कार्बन बाहर निकल गया, तो हमारे टिश्यू के अंदर क्या गया? एक्चुअली में होता यह है बेटा कि हम क्या करते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है वो है प्रोटीन, उसके कार्बन का हम टिश्यू बनाने में यूज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो एनर्जी देने के लिए कार्बन आया था वो उसके इलेक्ट्रॉन को हमने उसके हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकाला, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में डाला और एटीपी बना लिया हमने। अभी हम चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करते, इतना समझने की कोशिश करते हैं कि तमाम तरह के न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में जो है वो आते हैं चले जाते हैं, और हम सभी जीवित जीव जो है वो एक सिस्टम के समान व्यवहार करते हैं। एनर्जी आती है, एनर्जी को का फ्लो ऑफ एनर्जी में और साइक्लिंग ऑफ मटेरियल में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग movement of nutrient element through the various component of an ecosystem। एक इकोसिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट से न्यूट्रिएंट का मूवमेंट जो होता है उसे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कहते हैं। अब आप बोलोगे सर इकोसिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट, देखो मैंने कहा था आपसे दो तरह के कंपोनेंट है, एक एबायोटिक कंपोनेंट, एक है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है और डिकम्पोजर है, तो इनके बीच में जो भी न्यूट्रिएंट का फ्लो होता है, मतलब एबायोटिक और बायोटिक दोनों शामिल है। बायोटिक में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर भी शामिल है, ठीक है। उसमें जो मूवमेंट है वो क्या कहता है? इसका मतलब तो ये हुआ कि चूंकि इसमें लिविंग कंपोनेंट शामिल है इसलिए हमने क्या वर्ड यूज किया? बायो, है ना। फिर अर्थ के जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है वो भी शामिल है, हमने वर्ड यूज किया जियो, ठीक है। और किसका साइकिल है? केमिकल का, न्यूट्रिएंट का साइकिल है, बायो जियो केमिकल साइकिल, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो हम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के लिए सबसे सही वर्ड क्या यूज करते हैं? बायो जियोकेमिकल साइकिल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो मतलब रॉक, एयर और वाटर के मतलब जो अर्थ के कंपोनेंट उसकी बात करें के। तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भाग लेते हैं, ठीक है। देखिए आप देख रहे हैं इसमें कि हम देख रहे हैं कि जो एटमॉस्फेयर है, जो बायोस्फेयर है, कि इनके बीच में जो है देयर इज अ कनेक्शन, हाइड्रोस्फेयर है। अब असल में जो फिजिकल इन्वायरमेंट है वो कैसे बना है? जो अर्थ क्रस्ट का ऊपरी हिस्सा है वो लिथोस्फेयर है, ठीक है। जो वाटर बॉडी वो हाइड्रोस्फेयर है। जो एटमॉस्फेयर है उसका लोअर हिस्सा जो है उसमें जीवित जीव इंटरेक्ट करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम देख रहे हैं कि लगातार जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उसके बीच में मटेरियल का एक्शन होता है, फिर लिविंग कंटेंट के अंदर मटेरियल आता है, वहां फ्लो होता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इकोसिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट एबायोटिक और बायोटिक के बीच में न्यूट्रिएंट का फ्लो होता है, न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग होती है, न्यूट्रिएंट मूव करते हैं, उसे हम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कहते हैं, बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग कहते हैं, ठीक है। दो तरह की न्यूट्रिएंट साइकिल होती है, एक होती है गैसियस, दूसरी होती है सेडिमेंट्री, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था बेटा कि गैसियस न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की बात करेंगे या गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल की बात करेंगे तो उसका मतलब यह कि उसका मेजर रिजर्वायर, मुख्य संग्रह कहां पर है? जिसका मेजर रिजर्वायर, मुख्य संग्रह जिसका एटमॉस्फेयर में होगा वो होगा गैसियस न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जैसे नाइट्रोजन की बात करें। और जिसका मेन स्टोरेज जो है वो लिथोस्फीयर जमीन पे होगा। फास्फोरस की बात करें, चट्टानों में फास्फोरस होता है बड़ी मात्रा में के, तो वो क्या होगा? वो कहलाएगा बेटा सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कहलाएगा, ठीक है। तो याद रखना, भूलना नहीं। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग दो तरह की होती है और जो है बेटा हम जो पढ़ रहे हैं बेटा उसको यही हम याद कर लेते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रिएंट साइकिल्स दो तरह की होती हैं, गैसेस और सेडिमेंट्री, ठीक है। द रिजर्वायर ऑफ गैसेस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल, जैसे नाइट्रोजन हुआ, कार्बन साइकिल हुआ, एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर के। एंड फॉर सेडिमेंट्री साइकिल जैसे सल्फर हुआ, फास्फो साइकिल हुआ, रिजर्वायर लोकेटेड इन द अर्थ क्रस्ट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्वायर? रिजर्वायर का मतलब है मेजर स्टोरेज की, मुख्यतः वो कहां पर प्रेजेंट है, ओके। तो नाइट्रोजन कार्बन का मेजर रिजर्वायर कहां पर है? वो है एटमॉस्फेयर में। और मेजर रिजर्वायर और किसका? सल्फर का और फास्फोरस का वो जमीन अर्थ क्रस्ट में। इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि सॉइल हुआ, मॉइस्चर हुआ, पीएच हुआ, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर हुआ, दे रेगुलेट द रेट ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट इनटू द एटमॉस्फेयर के। याद रखिए जो भी अब इस न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में एक जो ये लाइन लिखी ना एनसीईआरटी में कि इन्वायरमेंटल फैक्टर सॉइल, मॉइस्चर, पीएच, टेम्परेचर रेगुलेट द रेट ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट इनटू द एटमॉस्फेयर। क्लियर कर दूं आपको मैं कि जीवित जीवों की जो एक्टिविटी होती है वो इन सारे फैक्टर जो है उससे अफेक्ट होती है। सॉइल प्लांट्स को अफेक्ट करेगा, मॉइस्चर प्लांट को और एनिमल दोनों को अफेक्ट करेगा, पीएच प्लांट्स को अफेक्ट करेगा, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो प्लांट्स एनिमल सबको अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो असल में होता है, और इसके अलावा ये सारे फैक्टर डिकम्पोजर को भी
अफेक्ट करेंगे। तो जो डिकम्पोजर होते हैं वो इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि वो जितने भी डेड और डिके मैटर होते हैं उसको डिकम्पोज करते हैं और उसके न्यूट्रिएंट को निकाल कर वापस से जो, अब देखिए जब डिकम्पोजिशन होता है तो हम कई बार देखते हैं कि वहां पे दुर्गंध आ रही होती है, क्योंकि अमोनिया जैसी गैस निकलती है सड़ते हुए पदार्थ से, ठीक है, अमोनिया ऐसी गैस निकली, हाइड्रोजन सल्फाइड निकला, तो वो सारे गैसेस कंपोनेंट कहां चले गए? एटमॉस्फेयर में चले गए। फिर जो है कैल्शियम है जमीन में आ गया, फास्फोरस है जमीन में आ गया उठ के। तो असल में जो डिकम्पोजिशन होता है उसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट को कंप्लीटली इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में तोड़ दिया जाता है उसको, ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट बॉडी में स्टोर थे उसको जमीन में मिला दिया जाता है या एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। The function of reservoir is to meet the deficit which occurs due to the imbalance of rate of influx and efflux के। अब रिजर्वायर का क्या काम होता है? रिजर्वायर एक तरह के जो है वो स्टोर हाउस होते हैं के। तो रिजर्वायर का काम होता है कि कितना जो इन्फ्लक्स और रिफ्लक्स का जो बैलेंस है के, मतलब कोई न्यूट्रिएंट जो है वो कितना जो है जो बायोटिक कंपोनेंट के अंदर गया, कितना वो बाहर निकला। अंदर लेना इनफ्लक्स से, बाहर रिलीज करना इफ्लक्स के। यदि दोनों में कुछ अंतर होता है तो उस अंतर को जो है भरता कौन है? उस अंतर को कंपेंसेट कौन करता है? वो रिजर्वायर करता है। तो समझ लीजिए कि रिजर्वायर जो होता है एक प्रकार से संग्रहित धन के समान है, एक प्रकार से सेव की गई मनी के समान है। उठ के जब जरूरत पड़ती है तो उसमें से पैसा दे देते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा हो गया तो रिजर्वायर में चला गया। तो रिजर्वायर जो होता है एक प्रकार से क्या करता है? वो इनफ्लक्स और रिफ्लक्स का जो डिफरेंस है उसको वो बैलेंस करने की कोशिश करता है। अब आप बोलोगे सर आपने भी कहा था कि ये न्यूट्रिएंट क्लोज साइकिल है, तो ये डिफरेंस कैसे आता है? भाई कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल कुछ जैसे मैंने आपसे कहा कार्बन, अब जो कार्बन डायमंड में कन्वर्ट हो, जो कार्बन जो है वो डायमंड के अंदर कन्वर्ट हो गया है। इमेजिन कर रहे हैं, बिल्कुल एक्सट्रीम एग्जांपल है। कार्बन भी डायमंड क्या हुआ? कार्बन ही तो है के, तो डायमंड जो हुआ ग्रेफाइट हुआ। तो हमने कहा कि जो कार्बन डायमंड के अंदर प्रेजेंट है वो तो ऐसी स्टोन में कन्वर्ट हो चुका है जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है। अब वो कैसे बाहर निकले कार्बन, है ना? तो उतना कार्बन की कमी आ गई तो वो रिजर्वायर से है। तो एक्चुअली में क्या होता है, रिजर्वायर क्या करता है? वो आपके जो डिफरेंसेस होते हैं, जो इनफ्लक्स और रिफ्लक्स का, कितना न्यूट्रिएंट अंदर सिस्टम में जाना था, कितना जो है बायोटिक, देखिए, और ये केवल बायोटिक कंपोनेंट के लिए नहीं, ये एबायोटिक बायोटिक दोनों कंपोनेंट के लिए के। तो जो भी साइकिलिंग में जो भी न्यूट्रिएंट जो है वो रोटेट हो रहे हैं उनमें कुछ कमी यदि आ जाती है तो उसको रिजर्वायर पूरा करता है। कुछ यदि एक्स्ट्रा आ गया तो रिजर्वायर उसको ले लेता है, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ, बड़ा अच्छा लिखा है, द फंक्शन ऑफ रिजर्वायर। रिजर्वायर का कार्य क्या होता है? is to meet the deficit, उस कमी को पूरा करना, which occurs due to the imbalance in the rate of influx and efflux के, जो इनफ्लक्स और इफ्लक्स के दर के अंतर के कारण आती है के। अब असल में ऐसा नहीं है, जो भी 100% जो न्यूट्रिएंट है वो साइकिल होंगे ही होंगे, लेकिन वक्त लगेगा। तो इनफ्लक्स और इफ्लक्स में रेट का अंतर होता है, उसके चलते कई बार कमी आती है न्यूट्रिएंट की, तो उसको पूरा करता है रिजर्वायर। देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए बड़े ध्यान से देखिएगा इसमें, आपकी बड़ी सिंपल सी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है। हमने क्या कहा? हमने कहा ग्रीन प्लांट कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है, उन्हें खा रहे हैं कंज्यूमर, कंजम्पशन कर रहे हैं, रेस्पिरेशन में CO2 को रिलीज कर रहे हैं, मरने के बाद उनका डिकम्पोजिशन हो रहा है, सेडिमेंटेशन हो रहा है, सेडिमेंट में कन्वर्ट हो रहा है। देख रहे हैं आपके, तो आपने कहा कि देखिए डिकम्पोजिशन हुआ उनका, फाइनली वो वापस से जो है वो न्यूट्रिएंट को रिलीज करके वो सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो गए। तो हम देख रहे हैं लगातार एक पूरा जीवन जो है वो एक प्रकार से केवल न्यूट्रिएंट साइकिलिंग को शो करता है। हम सब लोग के, हमारी बोन्स है कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट है उसके अंदर के, हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट है। तो वी आर ऑल्सो हम भी एक सिस्टम है जो कई सारे केमिकल से मिलकर बना हुआ है के। हमारे पास कोई ऐसा केमिकल नहीं जो अद्भुत हो, जो दुनिया के किसी और एनिमल में प्रेजेंट ना, हमारे पास ही प्रेजेंट हो, कोई और एनिमल में ना हो के, ऐसा कोई केमिकल नहीं के। वी हैव कार्बन, वी हैव नाइट्रोजन, वी हैव सल्फर, वी हैव फॉस्फोरस के, एवरी केमिकल जो एक मछली के अंदर है, जो एक पौधे के अंदर है, वही हमारी बॉडी में, ठीक है। ठीक, देखिए अब ये एनसीईआरटी का इमेज है बेटा, जो सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ कार्बन साइकिल को शो करता है। वो कह रहा है आपसे कि देखिए कोयला निकाला हमने, कोयले का फॉसिल फ्यूल का कंबंशन किया तो वायुमंडल में CO2 चला गया अटके, हमने जंगलों को जलाया, लकड़ी को जलाया, ऑर्गेनिक डेब्रिस को जलाया हमने, जो भी कार्बनिक पदार्थ उनको जलाया हमने, तो CO2 एटमॉस्फेयर में चला गया अटके। फिर हमने क्या देखा? हमने कहा कि जो ऑयल और गैस को हमने रिलीज किया तो उससे भी जो है वो CO2 एटमॉस्फेयर में चला गया अटके। फिर क्या देखा हमने देखा ग्रीन प्लांट ने फोटोसिंथेसिस
सिंथेसिस किया, उसने फूड को बनाया, उस फूड को कंज्यूमर ने खाया के, और फिर क्या किया, जो लोग जो डेड और डिके मैटर थे, उस डेड और डिके मैटर से डेट्रस फूड चेन चालू होती है। डेट्रस फूड चेन जो है वो क्या करती है, डेड और डिके मैटर से एनर्जी को निकालती है और कार्बन का साइक्लिंग में वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कार्बन साइक्लिंग में जो है वो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, कई सारी चीजें यहां पर रोल प्ले कर रही। तो मतलब पूरा का पूरा कार्बन एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट के रूप में लगातार वो साइकिल होता रहता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कहते हैं। ठीक है, चलिए कार्बन साइकिल की बात करते हैं। अब देखो बेटा, जो साइकिल्स एनसीईआरटी में दे रखी है वो बड़े ध्यान से हमको पढ़ना है और समझना है हमको। कार्बन साइकिल में देखिए क्या लिखा है इसमें, कार्बन कॉन्स्टिट्यूट 49% ऑफ ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड नेक्स्ट ओनली टू वाटर के। देखिए सबसे अधिक बॉडी के अंदर होता है वाटर के, वाटर को यदि आप हटा दें और ड्राई वाटर को यदि आप हटा देंगे, देखिए आपके प्रोटोप्लाज्म में भी जो है वो 80 से लेकर 90% तक वाटर है के। तो आपके लिए वाटर को हटा देंगे तो ड्राई वेट बचेगा, वाटर को हटाने के बाद जो वजन बचेगा बायोमास वो ड्राई वेट होगा के, और उस ड्राई वेट का जो है 49% आधा से अधिक जो है वो कार्बन होता है के। आउट ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ ग्लोबल कार्बन 71% कार्बन इज फाउंड डिसॉल्व इन द ओशन के। ऐसा कहा जाता है कि जितना भी कार्बन दुनिया भर में प्रेजेंट के, यानी इस बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, इस अर्थ पे जितना भी कार्बन, ग्लोबल कार्बन प्रेजेंट है, उसका 71% जो है समुद्र में घुला हुआ है। सोचिए, ये आपके वायुमंडल में नहीं है, वो समुद्र के अंदर वो घुला हुआ है। ठीक है, क्लियर। This oceanic reservoir regulate the amount of carbon dioxide in the एटमॉस्फेयर के, और यही महासागर का जो रिजर्वायर, जो ओशियनिक रिजर्वायर है, ये एटमॉस्फेयर में CO2 के अमाउंट को वो रेगुलेट करता है वो के। क्लियर, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर इसको जो है, इस ये जो CO2 है, इस CO2 को आपने जो है वो एटमॉस्फेरिक, आपने इसको जो है वो सेडिमेंट्री बायोजियोकेमिकल साइकिल में शामिल क्यों नहीं किया, समुद्र में प्रेजेंट है, पानी में करके। देखिए बेटा, यहाँ पे क्या होता है, जब हम सेडिमेंट्री की बात करते हैं तो हम बेसिकली लिथोस्फेयर की बात करते हैं, अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं। यहाँ पर जो CO2 घुला हुआ है, ये वाटर बॉडी के अंदर घुला हुआ CO2 है, जो कि गैसेस फॉर्म में घुला हुआ है, जो कि गैसेस फॉर्म में घुला हुआ है। इट इज कनेक्टेड विद द एटमॉस्फेयर। ठीक है, द ओशियनिक रिजर्वायर जो है उसको कार्बन का, वो CO2 के अमाउंट को एटमॉस्फेयर में कंट्रोल करता है वो। ठीक है, द एटमॉस्फेयर ओनली कंटेन्स अबाउट 1% टोटल ग्लोबल कार्बन। अब सोचिए कि आपका जो ग्लोबल कार्बन था उसका 71% महासागर में और 1% केवल जो है वो एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तब भी इसको हमने एटमॉस्फेरिक रिजर्वायर क्यों बोला हमने, क्योंकि कारण ये है कि एटमॉस्फेरिक कार्बन जो है इट कम्स फ्रॉम द ओशियनिक कार्बन, इसको सपोर्ट करता है, और ओशियनिक कार्बन भी गैसेस फॉर्म में होता है, पानी में डिसॉल्व होता है वो कार्बन। ठीक है ना, क्लियर। और इसके से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि देखो बेटा, फॉसिल फ्यूल जो होते हैं दे आर ऑल्सो रिजर्वायर ऑफ कार्बन, फॉसिल फ्यूल होते हैं वो भी कार्बन के रिजर्वायर होते हैं, वो दे आर ऑल्सो रिजर्वायर ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन साइक्लिंग ऑकर्स थ्रू द एटमॉस्फेयर, ओशन एंड थ्रू द लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिज्म के। कार्बन साइक्लिंग जो है वायुमंडल, महासागर, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो है वो लगातार चल रहा होता है। ठीक है ना, लेकिन बेटा गलती मत करना है इसको आप जो है वो सेडेंट्री बायोजियोकेमिकल साइकिल नहीं समझना। ये क्या होती है बेटा, ये गैसियस गैसियस जो है वो बायोजियोकेमिकल साइकिल में आती है। देखिए हम वापस लौटते हैं पहले वाले सिस्टम इसमें, अब जहां इस पर हम बात कर रहे थे। मैंने आपसे कहा था, देखिए मैंने आपसे कहा था ना, न्यूटन साइकिल दो तरह की होती है, एक होती है गैसियस, दूसरी होती है सेडिमेंटेड के। तो चूंकि CO2 का मेजर कंपोनेंट गैसियस फॉर्म में, इसलिए इसको गैसियस में हमने शामिल किया बेटा, है ना, क्लियर। ठीक है, देखो एग्जांपल में लिखा, तो कंफ्यूज मत कर जाना, आपको कि आगे की जो स्टेटमेंट है वो कंफ्यूजिंग थोड़े से लगते हैं, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। रिजर्वायर ऑफ और गैसेस टाइप ऑफ न्यूटन साइकिल में एग्जांपल में रखा नाइट्रोजन एंड कार्बन साइकिल के, और सेडिमेंट्री में क्या होता है, सल्फर एंड फास्फोरस साइकिल होते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट 4 into 10⁻13 किलोग्राम ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड इन द बायोस्फीयर थ्रू फोटोसिंथेसिस एनुअली के। ऐसा कहा जाता है कि पूरे वर्ष भर में जो है पूरे बायोस्फीयर में, लिविंग वर्ल्ड में जो ग्लोबल जो कार्बन है उसका वो जब फोटोसिंथेसिस उस कार्बन को फूड में कन्वर्ट करते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन यूज होता है, वो कितना है, वो होता है 4 into 10⁻13 किलोग्राम होता है। A considerable amount of carbon return to the atmosphere as CO2 through the respiratory activities of the producer and consumer। बड़ी मात्रा में कार्बन जो है इस फूड को कंज्यूम करने के बाद कार्बन जो है बड़ी मात्रा में CO2 के फॉर्म में वापस एटमॉस्फेयर में आ जाता है। डिकम्पोजर आल्सो कंट्रीब्यूट सब्सटेंशियली टू CO2 पूल
pool by their processing of the waste material and dead organic matter of land and ocean के डिकम्पोजर जो है वो डेट्रिटस फूड चेन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये क्या करते हैं, ये भी CO2 को रिलीज करते हैं जब ये डेड और डिके मैटर को डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। सम अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कार्बन इज लॉस्ट टू सेडिमेंट एंड रिमूव फ्रॉम दी सर्कुलेशन के, तो कुछ ना कुछ अमाउंट जो है फिक्स्ड कार्बन का ऐसा होता है जो सेडिमेंट में चला जाता है, और वो जैसे मैंने कहा ना आपसे कि डायमंड का फॉर्मेशन भी कार्बन का लॉस है के, तो देयर आर सम अमाउंट ऑफ कार्बन जो कि ऐसा चला गया जिसकी साइक्लिंग हमें काफी लंबा वक्त लगेगा, ठीक है, तो वो सिस्टम से बाहर निकल जाता है, ठीक है। Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलाना, ठीक है। फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लगना। कंबंशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, कार्बनिक पदार्थों को का दहन करना। फॉसिल फ्यूल, ईंधन को जलाना, ठीक है। वॉल्केनिक एक्टिविटी, ज्वालामुखी विस्फोट के, ये एडिशनल सोर्स होते हैं जहां से CO2 निकलती है और एटमॉस्फेयर के अंदर पहुंचती है, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटी ने सबसे बड़े पैमाने पर जिस साइकिल को अफेक्ट किया है वो है कार्बन साइकिल के, और इसलिए हम ग्लोबल वार्मिंग इन सब चीजों की बात चर्चा करते हैं आज हम, ठीक है। बड़े पैमाने पर जंगलों को काट देने से डिफोरेस्टेशन हुआ है। मैसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, बड़े पैमाने पर हम फॉसिल फ्यूल को जला रहे हैं कि इससे क्या, किसके लिए, एनर्जी के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, पेट्रोलियम की हम बात कर रहे हैं। इससे क्या होता है, इससे रेट ऑफ रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ गया। अच्छा एक बात बताइए, हाल ही में गवर्नमेंट ने जो है वो, सरकार ने एक प्रयास किया इंडिया के अंदर, उन्होंने बोला कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करेंगे, यानी हम इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बाइक हम लॉन्च करेंगे। अच्छा बताइए आप मुझे सोचकर, क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने पर, इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करने पर क्या हम पॉल्यूशन को कम कर पाएंगे? क्या हम जो है वो वाकई में कुछ अच्छा कर रहे होंगे? एक्चुअली में भारत के साथ बड़ी समस्या ये है कि हमारे यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो थर्मल पावर प्लांट से पैदा होती है, और हमारे कई सारे स्टेट ऐसे राज्य जैसे हैं जहां पर 24 घंटा बिजली की आपूर्ति भी नहीं हो पाती है। स्पेशली गर्मी के दिनों में बिजली कटौती होती है, 4-4 घंटे बिजली काटनी पड़ती है। मैं तो जब से बॉम्बे आया तो बॉम्बे आके मुझे केवल एक ही चीज का एडवांटेज मिला, सबसे बड़ी चीज मुझे ऐसी लगी कि बॉम्बे में जो है वो बिजली नहीं जाती है। बॉम्बे में मुझे जहां तक ध्यान है, पिछले 5-7-6 साल में जब से मैं बॉम्बे में हूं, मैंने देखा कि एक बार भी, शायद एक या दो बार बिजली कट हुआ है। एक बार बिजली कट हुआ था जब बड़ा हैवी रेनफॉल था, और जो है उन्होंने कहा था कि जब पानी सड़कों में भर गया था तो उन्होंने कहा कि कोई तार टूटने पे करंट पानी में ना फैल जाए, तो प्रिकॉशन के तौर पे बिजली को बंद किया गया एक बार। और एक बार बिजली फेल हुआ था मेरे ऑफिस का कि आसपास कहीं काम चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी का, तो बिजली कुछ समय के लिए बंद। अदरवाइज जब मैं भोपाल में था वहां बिजली कम जाती थी, भोपाल कैपिटल था के, लेकिन मेरे घर वाले बाकी विदिशा में मेरे ब्रदर रहते थे, तो वहां पे एक बार मैं गया, मैंने कहा बड़ी गर्मी, में कहा नहीं अभी 10 बजे तक 8 से 10 कट होती है, 10 से 12 कट होती है के। फिर मेरे कुछ इन-लॉज हैं जो डीप जैसे वो अलग अलग सर्विस में, तो उनसे बताते हैं वो कि भाई ब्यावरा में 4 घंटा कट होती है, इस जगह पे 6 घंटा कट होती है। तो बिजली कटौती बड़ी कॉमन चीज है हमारे यहाँ पे। तो अब हमारे यहाँ पे बिजली ही प्रॉपर, मतलब सफिशिएंट, वी आर नॉट हैविंग द सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू सप्लाई फॉर रूटीन यूजेस। हाउ वी विल चार्ज द व्हीकल्स एंड फ्रॉम वेयर दिस इलेक्ट्रिसिटी कम? ये जो बिजली है वो आती कहां से? थर्मल पावर प्लांट से, न्यूक्लियर पावर प्लांट से। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कम मात्रा में इंडिया में है इस वक्त, ठीक है। और सोलर एनर्जी जो होती है उसका हम उतना इस्तेमाल कर नहीं पा रहे, उतना हम इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे उसमें। धीमे धीमे ग्रो करेगा उसमें, सरकार उसमें भी इन्वेस्ट करेगी। तो आज फिलहाल ये सॉल्यूशन ठीक नहीं है। फिलहाल देखो ये एक अच्छा आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा स्टेप, इट इज अ वेरी गुड स्टेप टू गो अहेड के, बट राइट नाउ इट इज इन दिस सिचुएशन, फर्स्ट वी हैव टू इंप्रूव द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। हमको थर्मल पावर प्लांट को उसमें कोयला जलाकर बिजली पैदा करने जाए, हमें बिजली को नीट और क्लीन तरीके से पैदा करना पड़ेगा ताकि हम उस बिजली से का इस्तेमाल ईंधन के रूप में कर पाए। अदरवाइज फॉसिल फ्यूल को जलाने पर हम बड़े पैमाने पर ऊर्जा निकालते हैं, और वो हमारे, और ये केवल हमारी बात, कंट्री की बात नहीं है, सब कंट्री के लिए सच है कि कुछ कंट्री, जर्मनी है, नीदरलैंड है, वहां पे उन्होंने सोलर एनर्जी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। फिर
इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन कार्बन साइकिल, तो मैंने आपसे कहा ना कि हमने कार्बन साइकिल को बड़े पैमाने पर हमने अफेक्ट किया है। हमने फॉसिल फ्यूल को निकाल के खोज करके, पेट्रोल खोजा हमने, कोयला खोजा हमने, निकाल के सब जला दिया, हम जला रहे हैं। कहा जाता है कि अगले कुछ डिकेड्स के लिए, यानी कुछ दशक के लिए बस हमारे पास पेट्रोलियम बचा है, उसके बाद पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा। सब कारों को जो है वो किसी और दूसरे मीडियम की से एनर्जी को हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमने शहरों का बड़ा करने के लिए जंगलों को काट दिया है। जो ट्री थे वो CO2 को लेकर उसको फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, वो CO2 को एटमॉस्फेयर से उसका लेवल कम कर रहे थे, उन पेड़ों को भी काट दिया हमने, ठीक है। चलिए, ये तो बात हुई कार्बन साइकिल की। अब बात करते हैं फास्फोरस साइकिल के ऊपर। अब देखो बेटा, कार्बन साइकिल के अपोजिट हमने फास्फोरस साइकिल को क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि कार्बन साइकिल इज ए वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द गैसियस साइकिल के, उसमें गैसेस कंपोनेंट इन्वॉल्व है, बड़े पैमाने पर उसमें गैसेस कंपोनेंट इन्वॉल्व है, इसलिए वो गैसेस साइकिल के। यहां पर फास्फोरस में आप देखेंगे तो गैसेस कंपोनेंट इज नॉट इन्वॉल्व। यहां पर सब सारा कुछ काम जो है वो गैसेस फॉर्म में नहीं हो रहा है, ओके, वो एक सिंपल एलिमेंट के फॉर्म में हो रहा है, ठीक। फास्फोरस इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड होता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है बेटा, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, दे आर बेसिकली जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसके पॉलीमर होते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड को बनाने में क्या होता है, एक पेंटोस शुगर होता है, एक नाइट्रोजन बेस होता है और फॉस्फेट होता है, ठीक है। सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम, ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब फास्फोरस के बगैर तो काम ही नहीं बनेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Many animals are also need large quantity of this element to make shells, bones and teeth. हमारा जो कवच होता है, मोलस्का का जो शेल होता है, फास्फोरस होता है उसके अंदर के, कैल्शियम फॉस्फेट, बोन्स में कैल्शियम फॉस्फेट, टीथ में कैल्शियम फॉस्फेट के, और जो नेचुरल रिजर्वायर है फास्फोरस का वो है चट्टान, रॉक के, विच कंटेन फॉस्फोरस इन दी फॉर्म ऑफ फॉस्फेट के। यानी जो सबसे बड़ा रिजर्वायर फॉस्फोरस का है, जो संग्रह है वो क्या, वो है चट्टाने हैं, वो है रॉक्स, ठीक है, क्लियर। देखिए आप, ये हम देख रहे हैं फास्फोरस साइकिल कोड के, हम देख रहे हैं विदरिंग ऑफ रॉक्स होता है, चट्टाने टूटती, चट्टानों का अपक्षय होता है, तो ये इनऑर्गेनिक रॉक जो है वो बहकर पानी में जाती है, पानी से कहां गया, वो अपना बाकायदा वाटर बॉडी से जो है वो समुद्र के अंदर भी गया, एनिमल जो वाटर बॉडी को लेते हैं उसके अंदर भी गया, एनिमल की बॉडी के अंदर भी गया, प्लांट की बॉडी के अंदर भी गया, और प्लांट को जब खाते हैं एनिमल तो उनकी बॉडी के अंदर गया, तो पूरे तरीके से फास्फोरस यहाँ। क्या आपको यहाँ पर फास्फोरस गैसियस फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है कि आप देख रहे हैं इनऑर्गेनिक इन रॉक, इनऑर्गेनिक इन वाटर, अवेलेबल इनऑर्गेनिक इन सॉइल, ऑर्गेनिक इन सॉइल, ऑर्गेनिक इन प्लांट। जो ऑर्गेनिक फॉर्म है फास्फोरस का, जो प्लांट में अवेलेबल है, उसको एनिमल ले रहे हैं उसको खाने में के। फिर आप देख रहे हैं ना कि अलग अलग, यहां पर आपको गैसेस कंपोनेंट नहीं दिखाई पड़ रहा आपको, इसलिए ये सेडिमेंट्री जो है वो बायोजियोकेमिकल साइकिल होती है, ठीक है। चट्टानें जब टूटती हैं तब कुछ मात्रा में फास्फोरस उससे निकलता है और ये पानी में घुलता है, सॉइल सॉल्यूशन बनता है और इसको पौधों की जड़ें ले लेती हैं, ठीक है। हार्बिवोर और अदर एनिमल को ये जो फास्फोरस है वो प्लांट के थ्रू मिलता है, ठीक है। The best product and dead organisms are decomposed by the phosphate solubilizing bacteria। तो ऐसे डिकम्पोजर बैक्टीरिया होते हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म और वेस्ट प्रोडक्ट को डिकम्पोज करते हैं, और इनमें जो है बेसिकली ऐसे एंजाइम होते हैं जो फास्फेट को सॉल्युबलाइज करते हैं, उसे रिलीज करते हैं और वापस से फास्फोरस के फॉर्म में उसे बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना। देखिए आप, फास्फोरस साइक्लिंग का हम बिल्कुल सिंपल सा हम जो है वो एक मॉडल देख रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि देखिए, जो रॉक मिनरल है, चट्टान है, उसमें विदरिंग हुआ। विदरिंग का मतलब होता है चट्टान का अपक्षय या टूटना, कि उससे क्या बना बेटा, वो पानी में घुला, सॉइल सॉल्यूशन बना। ये सॉइल सॉल्यूशन कहां गया बेटा, ये पानी में बह के नदी में चला गया, समुद्र में चला गया, और इसको या तो कुछ मात्रा में इसको प्रोड्यूसर ने लिया, प्रोड्यूसर ने फूड को बनाया, फास्फोरस उसके अंदर आ गया, कंज्यूमर ने लिया, कंज्यूमर के मरने के बाद उसको डेट्रेट जो है वो उसका अवशिष्ट पर डेट्रेटस बना, डेड और डिके मैटर बना, जिसको डिकम्पोज किया, वापस से सॉइल के अंदर आ गया उठ के। तो ऐसे मिला के फास्फोरस साइकिल चल रहा होता है। तो इसमें कोई भी गैसियस कंपोनेंट इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए ये गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल में नहीं आता है, ठीक है ना। अनलाइक कार्बन साइकिल, देयर इज नो रेस्पिरेटरी रिलीज ऑफ फास्फोरस, यहां पे फास्फोरस का रेस्पिरेटरी रिलीज नहीं होता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। टू मेजर एंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड फास्फोरस साइकिल आर के, अब देखिए दो सबसे बड़े अंतर जो कार्बन और फास्फोरस साइकिल में ये है वो ये है कि नंबर 1, एटमॉस्फेरिक इनपुट ऑफ फास्फोरस थ्रू रेनफॉल आर मच स्मॉलर देन कार्बन इनपुट्स के। तो देखिए मतलब ये है
कि जो वायुमंडल में फास्फोरस है उसकी मात्रा ना के बराबर, नेग्लिजिबल मात्रा है के। तो जब वर्षा तो रेनफॉल होता है, तो रेनफॉल होने पर जो है वो फास्फोरस जो है जमीन पर नहीं आता है, हमारे सिस्टम का हिस्सा नहीं बनता है के। जबकि कार्बन जो होता है, बड़े पैमाने पे कार्बन एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, एंड कार्बन जो है इट में कम विद द रेनफॉल, ठीक है ना। क्या लिखा है, एटमॉस्फेरिक इनपुट ऑफ फास्फोरस के थ्रू रेनफॉल के, बरसात के थोड़ा जो हम बात करते हैं फास्फोरस का जो एटमॉस्फेरिक इनपुट है वो काफी छोटा होता है एज कंपेयर टू कार्बन इनपुट के। सेकेंडली, गैसेस एक्सचेंज ऑफ फास्फोरस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट आर नेग्लिजिबल के। मैंने कहा ना गैसीय विनिमय ना के बराबर इसमें होता है के, तो इसलिए ये वायुमंडल में होता भी नहीं, इसलिए रेनफॉल से भी इसका कनेक्शन नहीं है। तो बाकी कार्बन का ठीक अपोजिट है, कार्बन जो है वो गैसेस एक्सचेंज में गैसेस फॉर्म में रिलीज होता है, रेस्पिरेटरी एक्टिविटी में वो रिलीज होता है, ठीक है ना, क्लियर। तो देखिए अब हमने दोनों अंतर को हमने दो टेबल में आके आजू बाजू लिख लिया मिनट के। फास्फोरस साइकिल एक सेडिमेंट्री साइकिल है, स्थली सेडिमेंट्री स्थल पर होने वाली, लिथोस्फीयर में होने वाली साइकिल है, जबकि कार्बन साइकिल एक गैसेस साइकिल है। इनपुट प्रोवाइडेड बाय रेनफॉल आर वेरी स्मॉल के, एंड जो रेनफॉल से फास्फोरस आता है वो बॉडी काफी कम मात्रा में ना के बराबर है के, जबकि कार्बन जो है वो हायर साइड होगा क्योंकि जो भी डिसॉल्व CO2 है वो हायर साइड में नीचे आएगी के। देन गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट इज नेग्लिजिबल, तो जो गैसीय विनिमय होता है ऑर्गेनिज्म और द एनवायरनमेंट के बीच में फास्फोरस का वो नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है, जबकि गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट इज ऑन वेरी हायर साइड, क्योंकि कारण ये रेस्पिरेशन में CO2 बाहर निकलता है, ठीक है। अब हम बिल्कुल आखिर हिस्से में आ गए चैप्टर के। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ग्रीन प्लांट क्या रोल प्ले करते हैं, कंज्यूमर की क्या भूमिका होती है, डिकम्पोजर की क्या भूमिका होती है के। तो यदि हम इतना जानते हैं यहाँ पे कि हम अपने जिन चीजों को, जो चीजें हमें मुफ्त में मिलती है, फ्री में मिलती हैं, उनको हम बड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं यानी हम उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं करते हैं। कई लोग मुझको बोलते हैं, एक बार मेरे को किसी मेरे मित्र ने समझाया, मेरे दोस्त ने मुझे समझाया कि ऐसा है भाई डॉक्टर गीतेन, आपको पढ़ाने का शौक है, बहुत अच्छी बात है, एंड यू कैन बी ए वेरी गुड टीचर इन एनी गुड इंस्टीट्यूट जो बड़ा भारी पैकेज भी आपको दे देगा और आपको जो है वो बड़ा प्रमोट भी करेगा आपको के, तो आपको ये प्रैक्टिस भी नहीं करनी पड़ेगी, इतना पैसा मिल जाएगा आपको के। और ये आप जो फ्री में जो पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब में डाल रहे हैं, सारे लेक्चर डाल देते हैं, आपको एटलीस्ट कम से कम पेन ड्राइव बेचना चाहिए, ये करना चाहिए, कुछ डालो, थोड़ा कुछ बताओ और बोलो उनसे कि मेरा कोर्स एनरोल करो, वहां पे मैं माइक्रो लेक्चर कोर्स डाल रहा हूं, वहां पर मैं मैक्रो कोर्स डाल रहा हूं, तुम मेरे यहाँ से कोर्स परचेस करो, ये वीडियो देखो, वो वीडियो देखने के लिए तुमको ऐसा करना पड़ेगा, वो तो ऐसे तुम भी करोगे तो तुमको थोड़ा फायदा हो जाएगा। मैं इस बात को सुन के मैं थोड़ा सोचा कि यार वाकई में हम जो एफर्ट कर रहे हैं इस एफर्ट का क्या कोई मूल्य है। तो मैं अपनी वाइफ से जो है वो मेरी वाइफ जो है वो बाद में है, पहले वो मेरी अच्छी दोस्त है शुरू से, तो मैं उसको बताया कि यार ऐसा ऐसा लोग कहते हैं और मैं इतना मेहनत एफर्ट कर रहा हूं उसमें, और मुझे लगता है कि कई बार बच्चे भी बड़े सीरियस नहीं, देखिए आप तो सीरियस कमांडो, लेकिन कई लोग नहीं होते सीरियस के। तो मेरी वाइफ ने बोला व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड, भारती बोली मेरे को, तो मैंने कहा क्या, बोले सोचो कि क्या चीज है, से बोली कि हम जो सांस लेते हैं, जो मैं और तुम सांस ले रहे हैं, ये ऑक्सीजन फ्री है ना, जो हम पानी पीते हैं जो आता है वाटर के, ये बात अलग है कि हम फिल्टर लगा लेते हैं, नगर निगम का बिल आता है सप्लाई, तो वो बेसिकली सप्लाई का बिल है, वो वाटर की कॉस्ट नहीं, याद रखिएगा पानी की कॉस्ट नहीं है, वो सप्लाई की कॉस्ट है कि पानी को पैक करके हमने तुमको दिया, उसकी कॉस्ट है, दैट इज फ्री। सूर्य की रोशनी जिससे पूरा जीवन चल रहा है, दैट इज फ्री। नोबडी रेज बिल, कोई भी, सभी सूर्य ने बिल नहीं मांगा कभी सूर्य ने कि बिल दे दो भैया, मैंने तुमको इतना रोशनी दिया, इतना बिल दे दो के। कभी जो है अंदर धरती मां से आवाज नहीं आई है कि भैया तुमने मेरे छाती पे उगा हुआ अनाज खाया है, मिट्टी तुमने इस्तेमाल किए, चलो बिल भरो इसका, नहीं आया। माय वाइफ टोल्ड मी, दुनिया में जो सबसे कीमती चीजें हैं जिनका हम मोल भी नहीं समझते हैं, लेकिन उनके बगैर हम जिंदा भी नहीं रह सकते हैं, they all are free. If you are doing a service for free, if you want a change, be a change. मुझको बोली वो कि रोकना मत। ये तब की बात है जब मेरे चैनल में हार्डली 3 या 4 हजार सब्सक्राइबर रहे होंगे उस जमाने में, और बच्चे जो है काफी अप्रिशिएट करते चैनल, बहुत पुरानी बात है, 2 साल हो गया होगा इस बात को। तो उस समय मैंने आज तक कभी चैनल में नहीं बोला कि आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे एक बात पता है, This is all about the positivity. This is all about the connection. यदि आप फील करेंगे तो आपको बोलने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी चीज के लिए, ठीक है, नेवर। ये चैनल 1 मिलियन क्या 10 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएगा
बोले बगैर, क्योंकि ये कनेक्शन है, संबंध है, ये ऊर्जा का निस्वार्थ प्रवाह है के। तो मेरी वाइफ मुझको ये समझाई, तो बोली कि तुम इन लालच में, इन चीजों में मत आना कभी भी, कि हाँ ये बात अलग है, अभी से कश्मीर का इश्यू है तो कोई बच्चों ने हमको पेन ड्राइव दे देते आप, तो हम लोग उसको फिर प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन आवर प्रायोरिटी है कि हम जो यूट्यूब पे लेक्चर डाल रहे हैं, दे ऑल आर 100% सिलेबस कवर, नॉट ए सिंगल पोर्शन लेफ्ट, 100% अवेलेबल ऑन यूट्यूब, 100% अवेलेबल ऑन आवर एप्लीकेशन, आवर वेबसाइट। अब where we are charging on डेली प्रैक्टिस शीट, टेस्ट पेपर्स, क्योंकि हमारा इतना स्टाफ है, उसको भी रोटी खानी है, उसका भी परिवार है, घर है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जिस जगह पे रिकॉर्डिंग है, जो ऑफिस है, तो फ्रॉम वेयर, तो ये छोटे छोटे कंट्री, जैसे जब कोई बड़ा यज्ञ होता है ना, यज्ञ में आहुति डालते हैं सब लोग, 1 चम्मच घी डालते हैं उसमें। कोई बड़ा मिशन होता है तो हम सब लोग उसमें दान देते हैं, योगदान देते हैं अपना, ये वैसा समझ लीजिए आप। दैट इज दी बायोमेंटर्स सब्सक्रिप्शन ओनली। तो उस जमाने में जब है, तो मेरे को लगा कि मैं बड़ा इंप्रेस हुआ इस बात से, मैंने कहा नहीं बड़ी पते की बात है। तो अभी आप बोलोगे सर ये जिक्र यहां पर कैसे आ गया, ये जिक्र यहां पर ऐसे आया कि इस इकोसिस्टम को, जिसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम कभी इसकी कदर नहीं समझते, वो इकोसिस्टम यदि एक दिन उठकर आपसे बोल देना कि चलो बॉस बहुत हो गया, फ्री, मुफ्त बहुत हो गया, आप बिल भरो चलो। जियो ने बोला खूब मजे करो फ्री में, 1.5 GB डेटा फ्री ले ले बेटा, फ्री ले ले, 2 GB डेटा बेटा फ्री, साल देख, अरे तू वीडियो भी देख, टिकटॉक भी बना, तू सब कुछ कर। एक दिन बोला हुआ भाई साहब फ्री बहुत हो गया, अब भरो बिल, सस्ता है, ज्यादा नहीं, मैं हल्का सा बिल है। फिर 6 महीने बाद बोला थोड़ा बढ़ेगा, इतने में काम नहीं चलेगा, हाँ मतलब इतने में इतना ही मिलेगा, धीमे धीमे बढ़ने लगा। व्हाट हैपेंड टू मी, कि हमारे घर में उन्होंने बोला कि भैया जियो का, आई एम ए बिग फैन ऑफ जियो, ठीक है, उन्होंने इंटरनेट में रिवॉल्यूशन किया, कोई दो राय नहीं। मेरे घर में उन्होंने इंटरनेट का एक डिवाइस लगा दिया, उन्होंने बोला कि सर ये हमारा जियो फाइबर चेक हो रहा है, आपका घर पास में ही यहाँ पे, और ये जो है साउथ मुंबई में, तो हम जहाँ पे हमने टावर, हम आपके यहाँ लगा दें, हमने कहा लगा दो, सिर्फ सर आपको 4,000 रुपये भरने डिवाइस के, बाकी इंटरनेट फ्री। कितना फ्री? 100 GB की 100 MBPS की स्पीड, और आपको अनलिमिटेड डेटा। मैंने कहा बढ़िया यार, हमने घर में टीवी, नेटफ्लिक्स लगवा दी, सब लगवा दिया, जो टेलीविजन कनेक्शन वो है, हम नेटफ्लिक्स ही चलता है हमारे घर में जब कोई देखना होता है। साल भर गुजरा, नाउ दे कम विद द प्लान कि भैया 100 MBPS स्पीड चाहिए, 100 GB डेटा चाहिए, तो 2,000 रुपये महीना भरो। 200 MBPS स्पीड चाहिए, 200 GB डेटा चाहिए, 4,000 रुपये महीना भरो। और सडनली दे कम विद द प्लान, और जो प्लान हम इस्तेमाल कर रहे थे उसकी कॉस्ट है आज 60,000 रुपये साल। हमने कहा भैया इतना महंगा इंटरनेट तो नहीं लगाएंगे अभी हम सस्ते वाले में काम चलाएंगे। लेकिन फाइनली जो है वो एनी हाउ जो लोअर वाला प्लान था लेके घर का काम चल रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि सडनली व्हेन दे आर गिविंग फ्री, हमको लगा हाँ इंटरनेट बाई के पास भी, सबके पास भी, वो सबने वाईफाई पासवर्ड ले लिया, जब जो है जो देखो वो डाल रहा है, बना रहा है, देख रहा है वीडियो के, सब दिन भर वीडियो देख रहे हैं। अभी समझ में आया बात, कह रही ये फ्री नहीं है, तो ये तो भारी कीमत है इसकी। तो असल में बिल्कुल ऐसे ही एक दिन ऐसा हो कि सुबह सोकर आप उठें और उठते साथ ही आपके पास में एक बिल आया है, सूर्यदेव का बिल आ गया, के बड़ा बेहतरीन ऐसा सिंबल लगा हुआ उसमें के सामने, टिंग टॉन्ग कुरियर आया। क्या है भैया, कहां से आया है? गॉड ने भेजा है, सूर्यदेव ने। थोड़ी देर बाद एक और बिल आया, धरती माँ ने भेजा भैया, पानी वानी निकालते तुम उससे, कुएं मुएं से, सबसे ट्यूबवेल से, उसका बिल आया है। फिर तीसरा, अरे भैया पवन देव ने भी बिल भेज दिया है, एटमॉस्फेयर ने भी बिल भेज दिया अपना, कि बहुत हो गया। कभी जाके देखो अस्पताल में जब इसको ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाते हैं कितनी कीमत है उसकी, आईसीयू में एक रात का 3-4 हजार रुपए खर्च हो जाता है। ऑक्सीजन की कॉस्ट भी जुड़ी होती है उसमें, 400-600 रुपए कॉस्ट ऑक्सीजन के जुड़ दी गई इसकी, कि रात भर लगाया, दिन भर लगा तो 1,000 रुपए कॉस्ट हो गई ऑक्सीजन की। अब बताओ तुम कब से जिंदा हो? हाँ और नहीं तो क्या, भरो कॉस्ट अब। अरे बिल देखा खोल के, सूर्यदेव ने बोल दिया इतनी रोशनी डाली थी, सुबह में 6:15 पे आया था, रात को मैं 7 बजे गया, इतना तूने लाइट लिया, और तू आके बाहर धूप में आके तू धूप में ऐसे भी किया था, तो इसका 2 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। बिल नहीं भर सकता आदमी, और ये बिल का अमाउंट इतना बड़ा है कि हम सांप बेच देंगे तो भी बिल नहीं भर पाएंगे, इतना बड़ा बिल है वो।
अब आप बोलोगे सर कैसे इतना बड़ा बिल आ गया? आप उस लाइट को, जो सनलाइट है उसकी कैपेसिटी का आप बल्ब बना लीजिए, खेती करके देख लीजिए उस बल्ब में कितना बिजली जलाएंगे आप। जो ऑक्सीजन जितना आप लेते हैं दिन भर में, उस ऑक्सीजन को आप मूल्य निकाल लीजिए सिलेंडर से। लेबोरेटरी में H और H2O को बना के देख लीजिए, लेबोरेटरी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना के देख लीजिए, कितना खर्चा आएगा आपको वाटर बनाने में। आई बात समझ में? चलिए, तो अब यही बात बताने की कोशिश कर रहा है एनसीईआर टीम के। हेल्दी इकोसिस्टम्स आर द बेस्ट ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड एस्थेटिक गुड्स एंड सर्विसेज के। एक अच्छा इकोसिस्टम जो होता है वो बड़े पैमाने पर हमको जो है वो इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, एस्थेटिक गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करता है। के द प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेस आर नेम्ड एज इकोसिस्टम सर्विसेज के। जो भी हम इकोसिस्टम से लेते हैं उत्पाद, वो इकोसिस्टम सर्विसेज के कैटेगरी में आता है। के फॉर एग्जांपल, हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम प्यूरिफाई द एयर एंड वाटर, ठीक है। मिटिगेट डॉट सूखे, पेड़, जंगल जो है, जंगल बोलता है भैया देखो सूखे से बचाया, तुम्हारी रेनफॉल में हमने हेल्प की, ऑक्सीजन को प्यूरिफाई किया। एक पेड़ बोलेगा तू बड़ा पेड़ की छाया में नीचे आके बैठता, चल बिल भर मेरी छाया का बिल भर, मैंने ऑक्सीजन जितना प्यूरिफाई किया उसका बिल भर, और मैं जो रेनफॉल के बादल खींचता उसका भी बिल भर, ठंडक का एहसास है उसका बिल भर। टेंशन हो जाएगी बड़ी। के फिर बाढ़ से बचाया, पौधों नेट के, साइकिल न्यूट्रिएंट किए, फिर फर्टाइल सॉइल को प्रोड्यूस किया, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट प्रोवाइड किया, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन किया, क्रॉप को। अब वो जो मधुमक्खी है वो बोलती है तुमने फ्लावर लगा लिए, बहुत फ्लावर लगा लिए, अब तुमको पॉलिनेट करवाना है। हाँ भाई, पॉलिनेट तो करना पड़ेगा, करो पॉलिनेट। एक मधुमक्खी का 500 रुपये महीना, हम 100 लोग काम करेंगे, दोगे बिल? आप बोलोगे ये क्या बात हुई? सोचिए सडनली कि एवरीबडी इज कम विद अ बिल, कि हर आदमी एक बिल के साथ में आ गया सामने। तो देखिए आप इतना सारा है ना, बहुत सारी वैल्यू होती है इसकी कि हम दे। इनफैक्ट आप जंगल में पहुंचे, जंगल में जाके आप खड़े हुए, आपको बड़ा अच्छा लगा, आपने कहा वाह कितनी अच्छी हवा चल रही है, कितनी शांति है जंगल में। बाजू से एक पेड़ ने सिर पे मारा, एक डाल उसकी पेड़ की ब्रांच है, उसने मारा, भाई साहब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, चलो बिल भरो, इस शांति का बिल भरो। स्पिरिचुअल वैल्यू का भी बिल मांग दिया। देख रहे हैं आपके सब लिखा है, सुंदर लग रहा है, एस्थेटिक, सुंदर लगना उसका बिल, कल्चरल के भैया आप उससे जुड़े हुए हैं, पेड़ पूजा कर रहे हैं, तो वो बोल रहा है भैया मेरी पूजा कर रहे हो पेड़ की, चलो बिल भरो। फ्री थोड़ी ना हूं मैं। सोचिए 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 कि इट कॉस्ट $38 ट्रिलियन टू क्रिएट ऑक्सीजन फॉर 6 months फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ। सोचिए पृथ्वी पर जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं उनको ऑक्सीजन 6 महीने देने में $38 ट्रिलियन का खर्चा आएगा, जो बहुत बड़ा अमाउंट है के, किसी कंट्री के जीडीपी से भी ऊपर का अमाउंट है के। अरे पूरे के पूरे देश का साल भर का जो व्यवसाय है वो भी जोड़ लेंगे तो नहीं पूरा होगा। वर्ल्ड के आप सोच लीजिए कि यदि हम जो है वो इफ वी स्पेंड ऑल मनी इन दी वर्ल्ड के, दुनिया के सारे पैसे, दुनिया हर कंट्री का पैसा हम लाके वहां पे जो है वो जोड़ दे कर दें, दे दें हम वहां पे, तो भी हम 6 महीने तक इंसानों के लिए ऑक्सीजन को नहीं खरीद पाएंगे, हमके नहीं बना पाएंगे हमके, ठीक। और पेड़ उसके लिए फ्री में काम कर रहे हैं। सोचिए पूरी दुनिया की दौलत आप इकट्ठी कर लीजिए, तो आप मनुष्य के लिए ऑक्सीजन बनाना चाहें तो आप 6 महीने तक ऑक्सीजन को नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे आप, ठीक है। दो value of such services of biodiversity is difficult to determine. It seems reasonable to think that biodiversity should carry a hefty price tag. मतलब ये कुल मिलाकर बात ये है कि आप इसकी कीमत को सही से निकाल पाए, बड़ा मुश्किल काम है। यदि जिस दिन आपने मुझसे बोल दिया कि सर आपकी कीमत क्या है, तो मैं बोलूंगा बेटा मेरी कीमत छोड़ दीजिए, क्या आप मुझे खरीद सकते हैं ये बताइए पहले। कीमत जो है कई बार चीजों की नहीं होती है। बड़ा अच्छा कि अभी हाल ही में मेरे पास भी जो है वो एक कंपनी है, उस कंपनी ने मुझे फोन किया कि उन्होंने फोन करके बोला उसे कि सर ऐसा है कि आप पढ़ा रहे हैं, ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ के पढ़ाइए, तो हम आपको जो है वो इतना पैसा देंगे। तो मैंने कहा यार ये डील अच्छी नहीं है। बोला कितना पैसा चाहिए आपको बताइए आप। तो मैंने कहा एक बात मेरे को बताओ, तुमको ये किसने बोला कि मैं बिकाऊ हूं, बिक सकता हूं, आई हैव ए प्राइस टैग? किसने तुमको बोल दिया चीज? बोला नहीं, एवरीबडी हैज ए प्राइस टैग। हर आदमी का मूल्य होता है, दाम होता है। मुझको बोला वो, ऐसे ही बोला मुझको। मैंने कहा बॉस ऐसा है कि तुम जितने जो ऊपर जमीन के इतने तुम ऊपर हो ना, उतने गहरे हम जमीन के हैं नीचे, ठीक है। प्राइस टैग तुम्हारा हो सकता है, मेरा प्राइस टैग नहीं कोई।
तो यू कैन नॉट परचेज मी एट ऑल, ठीक है। अभी तुम फंडिंग वंडिंग लेके बैठे हो, फंडिंग का मतलब होता है ऋण, फंडिंग का मतलब होता है उधारी, दूसरे से पैसा लेके धंधा कर रहे हो तो उनके उस उधारी में तुम हमको क्या दोगे बताओ मेरे को, ठीक है। तो दो टूक जवाब दिया मैंने उसको, बुरा भी लग गया उस आदमी को, लेकिन मैंने कहा कि असल में हमने आपसे कहा ना कि हम कई बार कीमत तो निकाल रहे हैं, परंतु सच्ची कीमत हम कभी निकाल ही नहीं सकते उस चीज इन चीजों की। हमके आपकी माँ एक दिन आप सोचिए, आपकी मम्मी से आपने बोला कि मम्मी आपने हमको जो है बचपन में जो है वो हमको पेट में रखा, हमको गेस्टेशन पीरियड में रहे, हमको जन्म दिया, आपने हमको पाला पोसा, जब हम कुछ नहीं समझते थे हमको आपने फीड भी कराया, हमको बड़ा किया आपने के। आज हम बोलते हैं कि हमें आपकी कीमत चुकानी है, कि कितना तुम बहुत हो गया, हमको ये माँ बाप के जंजाल से बाहर निकलना, कीमत बता दो अपनी, कितना पैसा है। कैन यू रियली पे? क्या आप वाकई में कीमत चुका सकते हैं अपनी माँ की, अपने पिता की? पिता ने छोटे थे तो कंधे पर बैठा कर आपको घुमाया, उसने के घोड़ा बन गए आपके लिए, के बीमार पड़ गए आपको ले दौड़ के अस्पताल लेके गए, उठ के तमाम तकलीफों में आपके साथ रहे, उठ के आपको हिम्मत बधाया उन्होंने आपको, उठ के। क्या आप अपने पिता का मूल्य चुका सकते हैं? क्या वो गुरु जिसने पहली बार कलम पकड़ना सिखाया आपको और बोला कि भैया ए ऐसे लिखते था, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, और कुछ नहीं आता था हमको, हम एकदम ही कुछ नहीं जानते थे, हमको पेन हाथ पकड़ के पेन चलाना सिखाया। हो सकता है कि उनको सैलरी मिलती हो एक स्कूल से, लेकिन जो वो आपके लिए किए ना, उसका मूल्य कुछ आप कभी जिंदगी में नहीं चुका पाएंगे। कि नेवर, कभी सोचना भी मत, कभी सोचना ही मत कि आप माँ बाप का कीमत चुका पाएंगे, आप किसी का मूल्य चुका पाएंगे, गुरु का मूल्य चुका पाएंगे, सोचना भी मत। समझ गए? ठीक है। तो अब मैंने आपसे कहा कि अब आप बोलोगे सर आप हमको बहुत सारा डांट भी देते कई बार। एक्चुअली नहीं, मैं चाहता हूं कि डॉक्टर बनना एक अलग मुद्दा है, पर अच्छा इंसान बनना हर व्यक्ति को जरूरी है। मूल्य को समझिए, वैल्यू को समझिए। धरती पर इंपैक्ट छोड़ के जाइए, बोझ मत बनिए। इंपैक्ट और बोझ में फर्क है। एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा और उनके दोस्त, उनके कलीग्स में साथ में, उनके और भी ग्रुप में साइंटिस्ट थे, have very recently tried to put price tag on nature's life support devices के। उन्होंने जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई, वाटर सप्लाई के, सनलाइट, इस सब पे उन्होंने जो है वो प्राइस टैग लगाने की कोशिश की कि इसका क्या मूल्य हो सकता है। कि रिसर्चर्स पुट एवरेज प्राइस टैग ऑफ $33 trillion for these fundamental ecosystem services which are largely taken for granted because of they are free। उन्होंने बताया कि यदि हम जो है वो US डॉलर में जो है वो पेमेंट करें हम, तो हमको एक साल के 33 ट्रिलियन US डॉलर चुकाने पड़ेंगे उन सर्विसेज के लिए जो बड़ी एसेंस, जिनको हम बड़े टेकन फॉर ग्रांटेड रहते हैं हमके। और दिस इज नियरली ट्वाइस द वैल्यू ऑफ द ग्लोबल ग्रॉस GNP विच इज 18 ट्रिलियन के। पूरी दुनिया की जो साल भर की इनकम है, पूरे वर्ल्ड की जो साल भर की इनकम है वो $18 ट्रिलियन के। तो आप समझ लीजिए आपका बिल कितना है, वो $33 ट्रिलियन के। मतलब आप पूरी दुनिया की संपत्ति इकट्ठी कर भी देंगे तो आप आधे से अधिक बिल नहीं चुका पा रहे के। हार्डली आप आधा बिल चुका पाएंगे, उसके ऊपर आप आधा बिल चुका पाएंगे, आधे के आसपास बिल चुका पाएंगे, उसके ऊपर बिल आप नहीं चुका पा रहे के। समझ गए बात को? ये है इंपैक्ट। समटाइम्स कभी कभी हम लोग का भी दिल कभी कभी दुखता है, कभी कुछ लोग जो है बड़ी ऊट पटांग कमेंट कर देते हैं, तो क्लासेस से वो कंपेयर करते हैं, XYZ क्लास, ABC क्लास में ऐसा हुआ, XYZ क्लास में ऐसा हुआ। जाइए, पता कीजिए, कंटेंट देखिए, मालूम चल जाएगा आपको कि यू सेव्ड योर फादर्स हार्ड अर्न मनी। यू सेव्ड लॉट ऑफ मनी बाय लर्निंग फ्रॉम दी बायोमेट्रिक्स। यू सेव्ड लैक्स ऑफ रुपीज के, कई लाख रुपए आपने बचा लिए। आप रहते, जाते, रुकते, खाते, पीते, फीस भरते के, तो आपने उतना पैसा सेव किया है। तो सेविंग दी मनी मीन्स दी अर्निंग दी मनी। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो जो फ्री है ना, उसका वैल्यू समझने की बहुत जरूरत है। और मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि मेरे लिए आप बहुत मूल्यवान है। मेरे से पूछेंगे तो मैं बोलूंगा नहीं, ये बच्चे सबसे मूल्यवान, क्योंकि ये मुझे देंगे गुरु दक्षिणा, मुझे एक फीस देंगे, ये उनके खुद के सिलेक्शन के रूप में, एक अच्छा नागरिक बनने के रूप में, एक गुड ह्यूमन बीइंग बनने के रूप में, और मेरे को याद रखने के रूप में। ये मेरी फीस है, सबसे बड़ी फीस है। और ये जो मान सम्मान आप मेरा करते हैं, जो मैं आपसे प्यार करता हूं, इसकी कीमत ना कोई तोल सकता है, ना आंक सकता है। ये इंटेंजिबल है। ये मानो तो कुछ नहीं है, मानो तो ये अरबों खरबों से ऊपर है। ठीक है।
तो कहने का मतलब ये कि रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा ने बताया कि प्राइस टैग जो है वो इतना बड़ा है कि हम बिल भर ही नहीं सकते इकोसिस्टम कट के। आउट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ वेरियस इकोसिस्टम सर्विसेज द सॉइल फॉर्मेशन अकाउंट्स अबाउट 50% के। वो कह रहा है कि जितनी टोटल 33 बिलियन कॉस्ट है उसमें से मिट्टी बनाना, सॉइल का फॉर्मेशन जो है वो 16-17 ट्रिलियन के आसपास का है, आधा 50% विल उसका हट के। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर सर्विसेज लाइक रिक्रिएशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग वो 10% के आसपास का हिस्सा हट के। फिर क्लाइमेट रेगुलेशन, हैबिटेट प्रोवाइड करना, उसका कंट्रीब्यूशन 6% के आसपास का है। मतलब इस बिल के भी अलग अलग हिस्से बटे हुए हैं कि इस बिल में सबसे बड़ा भाग है सॉइल फॉर्मेशन का 50% के, 10% पार्ट है जो है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का, 6% पार्ट है वाइल्ड लाइफ के लिए हैबिटेट प्रोवाइड करने का, 6% पार्ट है क्लाइमेट को रेगुलेट करने का। ये इकोसिस्टम की वैल्यू है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद नीट में जो आएगा वो तो हम फोड़ के आएंगे क्वेश्चन के, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में बात आना चाहिए, वी शुड प्लांट मोर ट्री, वी शुड मेक दिस अर्थ ग्रीन अगेन, वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट फॉर आवर लग्जरी के। हमें जंगल कटने से रोकना चाहिए, हमें एनिमल्स को बचाना चाहिए, हमें जो है वो अपने आसपास ग्रीनरी लगाना चाहिए कि हमें अपने आसपास के पौधों का ध्यान रखना चाहिए कि हमको वो एक्टिविटीज हमारा पॉल्यूशन हमारा एनवायरनमेंट डैमेज होता है उनसे बचना चाहिए हमको के। और सबसे बड़ी बात, हमें प्यार से मिलजुल कर रहना चाहिए। जो हाल ही में देखा कि लोगों ने झगड़ा किया, घर जला दिए एक दूसरे के, मजाक ही किया। मतलब आप जो चीज आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं, यू डोंट हैव राइट टू डिस्ट्रॉय दैट थिंग, ठीक है। अच्छा इंसान बनिए, सबसे बड़ी आवश्यकता है, बिगेस्ट नीड ऑफ दिस वर्ल्ड इज दैट ए गुड ह्यूमन बीइंग। कुछ नहीं तो जानवरों से सीखिए, प्रकृति से सीखिए, वो आपको सच में सिखाएगा। ये जो है ना व्यर्थ के लीडर्स, वो कुछ नहीं सिखाएंगे आपको, वे आपको लड़ाएंगे, आपसे झूठ बोलेंगे, लेकिन अंतर्मन हमारा जो हमारा इनर कॉन्शियस है वो जिंदा रहना चाहिए। जिस दिन वो मर गया उस दिन हम इंसान नहीं है, केवल जानवर है। और जानवर भी हमसे बेहतर है यार, जानवर को क्यों बदनाम करें हम? वाई वी शुड, जानवर लड़ता है कभी किसी चीज के लिए? नहीं, वाई वी शुड? वो तो अपने खाने के लिए जाता है, भोजन के लिए लड़ता है कि फूड चाहिए, तो उसका इकोसिस्टम का हिस्सा है वो। तो बेटा अच्छा ह्यूमन बीइंग बना। इस चैप्टर से हमने बहुत कुछ सीखा, हमने बहुत सारी कहानियां सुनी, हमने बहुत कुछ हमारे अंदर तक गया, आत्मा तक गया है। और मैं कहता हूं आप में से एक भी व्यक्ति अंदर तक चेत गया इस चीज को लेके, जाग गया अंदर से, वही इस रिवॉल्यूशन की शुरुआत है। वही चाहता हूं मैं कि आप सब लोग जो है वो बेहतर नागरिक बने। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.